लो मैं आ गया आपके बीच फिर से, वही एनसीईआरटी, वही क्लास, लेकिन चैप्टर अलग, चैप्टर नंबर 5 लेकर के आ गया, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जिसका चैप्टर का नाम है। तो आज ज्ञान लॉजी बोर्ड आपके लिए लेकर आया हुआ है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हमने इससे पहले 4 लेसन तक पढ़ा दिया है ज्योग्राफी। ये 5वां लेसन है, 5वां चैप्टर है। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना कोई समय लिए हुए। अगर आपने हमारे चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ, जरूर कर लेंगे। चलिए आज का जो चैप्टर है वो है भाई पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जी हाँ, जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम भूमंडल की अगर हम बात कर लें तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जी हाँ, सबसे जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी परत, उसे हम भूपर पट्टी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं भाई? क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। और जो ये बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं भाई? मेंटल बोलते हैं। याद रखिएगा इस बातों को। और जो ये आपको दिख रहा है ये रेड कलर का, इसे बोलते हैं बाह्यक्रोड। बाह्यक्रोड, आउटर कोर। और जो सबसे अंदर वाला पीला भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इनर कोर, यानी कि आंतरिक कोर कहते हैं। जी हाँ, आंतरिक कोर कहते हैं। अगर हम उसी की बात कर लें सबसे पहले कि सर जो भूपट्टी की जो गहराई होती है, जो लंबाई, ये 35 किलोमीटर गहरा होता है। याद रखिएगा, 35 किलोमीटर ये गहरा होता है। अगर हम ऊपरी मेंटल की बात कर लें, जो ऊपरी मेंटल उसके बाद आता है, वो ऊपरी मेंटल की जो गहराई होती है सर वो कितनी होती है? तो ऊपरी मेंटल की जो गहराई होती है वो 700 किलोमीटर इसकी गहराई होती है। ऊपरी मेंटल की गहराई 700 किलोमीटर, याद रखेंगे। और उसके बाद निचला मेंटल की जो गहराई होती है वो होता है लगभग 2900 किलोमीटर। बाहरी जो क्रोड होता है, बाहरी क्रोड की जो गहराई होता है वो होता है 5259 किलोमीटर। और आंतरिक क्रोड की गहराई होती है 6371 किलोमीटर। जी हाँ, तो इस बातों को हमें दिमाग में रख लेना है अच्छी तरह से। एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर कहने का मतलब है भूपटल। भूपटल की अगर हम बात कर लें तो यह भूपटल की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिसमें जीवों के लिए क्या पाए जाते हैं भाई? पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूमंडल हमने किसको कहा? आपको बताया, भूमि का जो ऊपरी परत है उसे भूमंडल कहते हैं। तो भूमंडल की सतह को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग जो बांटा गया है वो बांटा गया है बड़े स्थलीय भूभाग, जिसे हम महाद्वीपों में जानते हैं, महाद्वीपों में। और दूसरा जलाशयों को महासागरीय बेसिन में बांटा गया है। ठीक है, जलाशयों को जो महासागर कहते हैं। तो इस तरह से 2 भागों में इसे बांट दिया गया है। यहां पर नोट करके क्या दिया हुआ है? समुद्र जल का तल, यानी समुद्र का जल जो तल है सभी जगह पर समान होता है। सभी जगह पर क्या होते हैं? समान होते हैं। एवं स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को, स्थल की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से नापाता है। ठीक है, जिसे शून्य से मापा जाता है। यानी यहां पर समुद्र है, ठीक है, यहां पर समुद्र है और ये समुद्र है और यहां से ऐसे स्थल है। तो ये स्थल की जो ऊंचाई मापा जाएगा वो समुद्र तल से मापा जाएगा। समुद्र तल से, याद रखिएगा, समुद्र तल से नापा जाएगा, है ना। जहां पर समुद्र है वहां से नापा जाएगा कि ये कितनी ऊंचा स्थल है इसका। समुद्र के नीचे से नहीं, समुद्र के तल से नापा जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखिए, अगला क्या कहता है? देखिए, कहता है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र के तल से, समुद्र के तल से, याद रखिएगा, 8848 मीटर ऊंचा है। समुद्र के तल से ये 8848 मीटर ये ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। याद रखिएगा, सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी जो गहराई है ना वो 1
11,022 किलोमीटर है, याद रखिएगा 11,022 किलोमीटर इसकी गहराई है। और माउंट एवरेस्ट की गहराई ऊंचाई कितनी है? 8,000। तो ये इससे ज्यादा गहरा हुआ या नहीं हुआ? तो सबसे गहराई जगह प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, याद रखिएगा मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट के बारे में आ जाते हैं। यहां पर देखिएगा क्या कहता है, बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशय भाग को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। ये तो जान रहे हो आप। अगर कोई बड़ा स्थलीय भूभाग है तो उसे हम महाद्वीप कहते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ा जलाशय भूभाग है तो उसे हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। जी हाँ, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी का सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बताइए, तो न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और भारत का तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी से सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। जी हां, और यहां पर देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व की पहली महिला जापान की जुको ताबेई। याद रखिएगा, जुको ताबेई जो कब चढ़ी थी? 16 मई 1975 को चढ़ी थी। याद रखिएगा, 16 मई 1975 को। नाम क्या था? जुको ताबेई। 16 मई 1975 को चढ़ी थी। और एडमंड हिलेरी 29 मई 1953 को, यानी दोनों मई में ही चढ़े थे। याद रखिएगा इस बातों को, दोनों मई में ही, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो मई है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहां पर देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला। अब यहां पर देखिए जापान की पहली महिला वो थी, अब भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी भाई? तो बछेंद्री पाल थी, जो 23 मई 1984 को चढ़ी थी। सारे लोग मई में ही चढ़ रहे हैं, ठीक है, सारे लोग मई के दिनों में ही चढ़ रहे हैं। इसका रीजन बताएं आपको, क्योंकि मई के दिनों में ठंडा कम रहता है, और मई के दिनों में जब ठंड कम रहती है तो लोग अधिकतर मई के दिनों में ही चढ़ने की कोशिश करते हैं माउंट एवरेस्ट पे, ताकि उनको ठंडा कम लगे। ठीक है, यही रीजन है। आगे आ जाइए। तो हमने ये पॉइंट को देख लिया। अब यहां पर हम लोग महाद्वीप को जानेंगे, महाद्वीप के बारे में जानेंगे कि महाद्वीप आखिर में है क्या, किसको कहते हैं। चलिए, तो हमारे पृथ्वी में 7 प्रमुख महाद्वीप पाए जाते हैं। महाद्वीप तो हम लोग पीछे पढ़ लिया है, जो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। याद रखिएगा, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। जी हाँ, चलिए, तो यहां पर कौन था भाई? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, उसके बाद आता है अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप, तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, और छठे पे यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये महाद्वीप, ये हैं आपके, ये जो महाद्वीप दिख रहे हैं ये महाद्वीप है कौन सा भाई? तो ये है एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी हाँ, और उसके बाद जो बड़ा महाद्वीप आता है वह है अफ्रीका महाद्वीप। जी हाँ, ये वाली। उसके बाद जो आता है वो आता है उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, देख लो आप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। जी हाँ, उसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। जी हाँ, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद आता है अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका आपको दिख रहा है, अंटार्कटिका, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, तो इस तरह से महाद्वीप आपने देखा। अब हम लोग एक एक करके महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम आते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप के बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको पता है। इसमें यानी यह पृथ्वी का 1/3 हिस्से में फैला हुआ भाई। कौन? एशिया पूरे पृथ्वी का 1/3 हिस्सा में फैला हुआ है। बताइए, यानी 33% भाग में फैला हुआ है। 33% कुछ भाग में ये एशिया खाली फैला हुआ है। इतना बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह जो महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी ध्रुव में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध,
पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है जो उसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में जब आप जाओगे तो एक पर्वत है और उस पर्वत को हम कहते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। इसी के समय समझिएगा, इसी के साथ यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यानी यूरोप और एशिया को हम जोड़ दें तो इसे हम यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया, जी हाँ, क्या कहते हैं भाई? यूरेशिया कहते हैं। अब आइए अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात कर लें, किस महाद्वीप की बात कर ले भाई? अफ्रीका महाद्वीप की। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहां पर देखिएगा, यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त पर शून्य अंश अर्थात अक्षांश रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। मतलब आपको इससे पहले मैंने अक्षांश, देशांतर ये सब पढ़ा रखा है। कहने का मतलब है कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो अक्षांश, जो विषुवत रेखा ऐसे पार होते हैं, उसी के उसके बीचे बीच से पार होते हैं। किसके? अफ्रीका महाद्वीप के। विषुवत रेखा एकदम बीचों बीच से पार होते हैं अफ्रीका महाद्वीप के। जी हाँ, ये बातें हैं। ठीक है, और इस महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एवं गर्म रेगिस्तान इसी महाद्वीप में स्थित है, जिसे हम सहारा रेगिस्तान कहते हैं। जी हां, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती है, जिसका नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी नाम है। जी हाँ, तो ये जो है वो कहां से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती है। अच्छा जी, अगला पॉइंट की ओर आ जाइए। कांगो नदी को भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है जो इस महाद्वीप में स्थित है। वाह, एक कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार होती है। एक बार ऐसे गई, फिर ऐसे काटती, 2 बार काटती हुई पार होती है भाई। 2 बार पार होती है काटते हुए। किसको? विषुवत रेखा को। कौन नदी? कांगो नदी। जी हाँ, अगला पॉइंट यहां पर और एक है पॉइंट, उसको भी देख लेंगे। क्या कहता है कि इस महाद्वीप में विषुवत, कर्क एवं मकर रेखा जाती है। लो, यहां पर बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये जो आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हो, अफ्रीका महाद्वीप जो आप देख रहे हो, ठीक है, इस महाद्वीप में विषुवत रेखा बीच से तो पार होती है, कर्क रेखा भी पार होती है इसी से, और इसी से मकर रेखा भी पार होती है। यानी अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर होएगा, क्या होगा भाई? अफ्रीका होगा। याद रखिएगा, कौन सा आंसर होगा? अफ्रीका आपका आंसर होगा। जी हाँ, इस बातों को दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए, कहता है अगला पॉइंट, उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका? उत्तरी अमेरिका, जो अगला महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रे स्थल से जुड़ा हुआ है। संक्रे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम पनामा स्थल कहते हैं, पनामा जल संधि कहते हैं, है ना। तो एक संक्रे स्थल से जुड़ा हुआ है। कौन? दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और उसी जल संधि को हम कहते हैं पनामा जल संधि। चलिए अब यहां पर देखिए, अभी उत्तरी अमेरिका की ही बात कर रहे हैं हम। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह जो महाद्वीप है पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह 3 महासागरों से घिरा है भाई। यह जो महाद्वीप है ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन महासागरों से? तो ये 3 महासागर से घिरे हुए हैं। पहला जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। जी हाँ, उत्तर अटलांटिक महासागर। जी हाँ, तथा कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है। तो 3 महासागरों से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है ना। जी हाँ, कौन? उत्तरी अमेरिका। अगला जो आता है, अगला आता है वो है दक्षिण अमेरिका। कौन है भाई? दक्षिण अमेरिका है। चलिए, इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसका जो महाद्वीप है इसका अधिकांश जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में। जी हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में इस महाद्वीप के
अधिकांश भाग स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम दो महासागर हैं। इसके पूर्व और पश्चिम में दो महासागर हैं। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी, याद रखिएगा। अगर सवाल आ जाए विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। अब अगर सवाल आ जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी। जी हाँ, और विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज पर्वत है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसके उत्तर से लेकर के पूरी तरह से दक्षिण की ओर फैला हुआ है और ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन है? तो दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है भाई, जरा यहां जानते हैं हम लोग। यह एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जी हाँ, जो एक बर्फीले महाद्वीप है, बर्फीले। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव में होने से इसमें मोटी बर्फ की पतली परत पाई जाती है, चादर पाई जाती है। भाई कह रहा है कि अंटार्कटिका जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा, मतलब ये बर्फ से ढका हुआ है, मोटी परतों से ढका हुआ है ना, ये चीजें हैं। बहुत से देश के शोध केंद्र यहां पर स्थित है। देखो, अंटार्कटिका एक बर्फीले जगह है जहां रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है, जहां कोई व्यक्ति, कोई लोग नहीं रह सकते। और इस जगह पर, ऐसे जगह पर जब कोई नहीं रह सकता है, ठीक है, जब कोई नहीं रह सकता है तो उसके लिए एक शोध केंद्र बना दिया गया है। वहां पर शोध केंद्र, कि वहां जांच करने के लिए, शोध करने के लिए कि क्या क्या यहां हो सकता है, जांच करने के लिए बनाए गए हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहां स्थित है जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगारी। क्या नाम है? दक्षिण गंगारी। जी हाँ, तो मैत्री और दक्षिण गंगारी यहां शोध केंद्र लगे हुए हैं। अगला जो आता है, जो काफी छोटा है महाद्वीप, उसे हम कहते हैं यूरोप महाद्वीप, जो एशिया से सटा हुआ है। यूरोप की एशिया महाद्वीप से काफी सटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। इस महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त जो है वो गुजरती है। जी हाँ, आर्कटिक वृत्त, और आर्कटिक वृत्त 8 देशों से गुजरती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अलास्का, कनाडा, डेनमार्क और आइसलैंड। जी हाँ, तो आर्कटिक जो वृत्त है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। जी हाँ, तो उत्तरी ध्रुव जो वृत्त है वो 8 देशों से होकर गुजरते हैं, याद रखिएगा, 8 देशों से होकर गुजरते हैं। अच्छा जी, यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कौन? यूरोप। यूरोप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। यूरोप जो है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। चलिए, अगला जो आता है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगला कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की जिक्र कर लेते हैं। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पूरी तरह से ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहने का रीजन ये है क्योंकि ये पूरी तरह से जो है ना, अधिकतर जल से घिरा हुआ है, सभी तरफ से जल से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसे हम द्वीपीय देश कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, या द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। चलिए, अब ये थे महाद्वीप, जो हमने महाद्वीप को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम आते हैं महासागर की ओर। तो अब हम महासागर की ओर आएंगे और महासागर को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा जल मंडल। क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? जल मंडल को जानना होगा। अब ये जल मंडल की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या है जल मंडल, जरा इसको समझिए। जी हाँ, चलिए देखिए यहां पर जल मंडल के बाद पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर
जल पाया जाता है, जिसे जल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के जिस भाग पर, जिस बड़े भाग पर जल पाया जा रहा है उस मंडल को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि लगभग इस पर 71% भाग जल है तथा 29% भाग जो है वो किसका है, स्थल के रूप में पाया जाता है। तो जो 71% जल के रूप में पाया जाता है और मात्र 29% स्थल है। जी हाँ, ये वजह है, ये कारण है कि इसे हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जल मंडल में जल सभी रूप में, जैसे महासागर, नदियां, झील, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प के रूप में सम्मिलित है, उसे हम जलमंडल कहेंगे। जी हाँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तथा पौधे के अस्तित्व भाग महासागरों में पाया जाता है। यहां पर मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा। मैं आपको मैं खुद से बता देता हूं आपको पढ़ करके ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जल हैं, जल में लगभग 97% भाग, कितना, 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। जी हाँ, महासागरों में पाया जाता है। और यह जल अधिक अधिक खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। यह अधिक खारा होने के कारण ये पीने लायक नहीं है पानी। जी हाँ, तो यानी कि आप इसको पी नहीं सकते हो। जी हाँ, चलो आगे देखो, यहाँ पे जलमंडल की बात कर लो। तो जलमंडल की बात ही चल रहा है अभी तक। 3% शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल से प्राप्त होती है, जो पीने योग्य है। और पीने योग्य पानी हमें मात्र कितना प्रतिशत मिल पाता है, 0.03%। बताइए, इतना कम पानी हमें मिल पाता है। ओ भाई साहब, इतना कम पानी हमें मिल पाता है। जी हाँ, ये बातों को समझिएगा। चलो अब यहां पर देखो, महासागर की बात कर लेते हैं। महासागर क्या है? तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है। इसमें मुख्य गतियां हैं जो है ज्वार भाटा, तरंगे एवं महासागरीय धाराएं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे महासागर के बारे में। तो प्रमुख महासागर जो हैं वो कौन कौन है भाई? पहला है प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा, यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर अगर कोई फैला हुआ है तो वो है प्रशांत महासागर। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जो 11,022 किलोमीटर लंबा गहराई है भाई। 11,022 किलोमीटर गहरा लंबा है। जी हाँ, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है तथा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के चारों ओर से ये घिरा हुआ है। चारों ओर इसको घेरा हुआ है। कौन घेरा है भाई? प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर घेरे हुए है। जी हाँ, अगला महासागर जो आता है वो आता है अटलांटिक महासागर। कौन है भाई? अटलांटिक महासागर है। अब ये अटलांटिक महासागर के बारे में जानिए। तो ये जो है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। यूरोप एवं अफ्रीका है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका स्थित है और पूर्वी किनारे पर क्या है भाई? यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर ऐसा महासागर है जहां व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त
महासागर है, व्यस्त। तो सबसे बिजी जो महासागर है, सबसे जो व्यस्त जो होता रहता है महासागर, वो है प्रशांत महासागर। यानी यहाँ व्यापार का आने जाने का जो मार्ग ये है बहुत ज्यादा व्यस्त है। जी हाँ। और अटलांटिक महासागर की अगर हम और बात कर लें, इस महासागर की आकृति एस आकार की है, याद रखिएगा। इस महासागर देखो इस तरह से दिखता है, ऐसे ऐसे दिखता है। जी हाँ। अच्छा जी, अटलांटिक महासागर की तरंगे बहुत ही दंत रित है। यह प्राकृतिक पोताश्रय एवं पन्नों के लिए आदर्श है। जी हाँ, प्राकृतिक पोताश्रय एवं पन्नों के लिए क्या है? आदर्श है। कौन? अटलांटिक महासागर। उसके बाद तीसरा बड़ा महासागर है कौन? हिंद महासागर। हिंद महासागर की एक महासागर है जिसका नाम किसी देश या भारत के नाम पर पड़ा है, भारत के नाम पर रखा गया, याद रखिएगा। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है, याद रखिएगा। तो हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। जी हाँ, ये थे हिंद महासागर की बात। अगला आता है दक्षिण महासागर। अभी दक्षिण महासागर की हम बात करते हैं। तो दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। तो दक्षिण महासागर जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। जी हाँ, और यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक फैला हुआ है। 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक क्या है? फैला हुआ है। अगला आता है आर्कटिक महासागर। अगर हम आर्कटिक महासागर की बात करें, आर्कटिक महासागर की बात कर ले, तो देखिए आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है, याद रखिएगा। तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि। तो प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हो गया, मतलब है ना, इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ है, छोटे से भाग से ऐसे दोनों जुड़ा हुआ है। और इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। जी हाँ, बेरिंग जल संधि कहते हैं। अच्छा जी, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट से और यूरेशिया से क्या है? तो घिरा हुआ है। जी हाँ, याद रखेंगे, यूरेशिया से घिरा हुआ है, यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो ये थे महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर आपका हो गया समाप्त। अब आगे की ओर आ जाइए। अब यहां पर देखिए वायुमंडल। वायुमंडल की अगर हम बात कर लें तो इसको समझिए। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरा हुआ है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। गैस की परत से हमारा पृथ्वी पूरी तरह से घिरा हुआ है। हर तरफ वायुमंडल ही वायुमंडल है, वायु ही वायु है। और वायु के इस घेराव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जी हाँ, वायुमंडल जो है वो कहां तक ऊंचाई तक फैला हुआ भाई? 1600 ऊंचाई तक फैला हुआ है। तथा वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, जो हम आगे लेसन में पढ़ेंगे, 7 क्लास में पढ़ेंगे। और वो कौन कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हमारे वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जो आप यहां पर देख सकते हो इस तरह से। 78% हमारे वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं भाई? नाइट्रोजन, जो सबसे अधिक पाया जाता है। जी हाँ, सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और अगर हम अन्य गैस की बात कर लें तो 1% अन्य गैस पाए जाते हैं, 1%, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है?
003%। जी हाँ, है ना, आर्गन इत्यादि भी पाए जाते हैं। जी हाँ, ये सब गैसें पाई जाती है। जी हाँ, इस बातों को समझिएगा। चलिए यहां पर देखिए, अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमें वायुमंडल में गैसों की कमी देखने को मिलती है, जिस वजह से हम अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में हमें क्या होती है, कठिनाई। अगर आप अधिक ऊंचाई पर जाओगे तो वायुमंडल गैस जो है उसको में कमी देखने को मिलती है, और जैसे ही आप ज्यादा ऊपर जाते हो तो वायुमंडल वहां नहीं है, और जब वायुमंडल कम है तो आपको सांस लेने में क्या होगा, दिक्कतें आएंगी, है ना, दिक्कतें आएगी ना। जी हाँ, तो ये चीज देखने को मिलता है, दिक्कतें आता है। जी हाँ, चलिए अब यहां पर देखिए, अब हम जानते हैं जीवमंडल की तरफ। जीवमंडल क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। देखिए, जीवमंडल जो है वो क्या है भाई, जीवमंडल हम उसको कहते हैं जिसमें स्थल मंडल आ जाए, जल मंडल आ जाए और वायुमंडल आ जाए। तीनों को अगर हम मिला दें तो तीनों के इस रूप को हम कहते हैं जीवमंडल। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है, यह वह भाग है जहां जीवन क्या है, मौजूद है। और जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया जंतु जगत में और दूसरा बांटा गया पादप जगत में, है ना, जंतु जगत, पादप जगत। अब यहां पर देखो, जीवमंडल भाई साहब कैसे बना है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, यानी सभी प्रकार की गैसें, वायु, धूलकण आदि क्या कहलाएंगे, वायुमंडल। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जो जल है वो क्या कहलाएगा, जलमंडल। पृथ्वी पर जो ठोस भाग है, जो मृदा है, ठोस भाग है, वो क्या कहलाएगा, स्थल मंडल। ये तीनों रूप को हम मिला देंगे तो जीवमंडल कहलाएगा, याद रखिएगा, क्या कहलाएगा, जीवमंडल कहलाएगा। जी हाँ, और इसी तरह से भूमंडलीय तापन की अगर हम बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो भूमंडलीय तापमान कहते हैं, बात को समझिएगा। जी हाँ, तो यही है भूमंडलीय तापमान। ये हुआ आपका चैप्टर खत्म। अगर आपको चैप्टर पसंद आया, आपको पढ़ने में मजा आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, जरूर करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, मैं ऐसा ऐसा वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू।